डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम बिहार स्पेशल जो है घटना चक्र की ये बुक है, ये कर रहे हैं। तो इसी इसी के साथ हमने इसमें बिहार तथ्य सार कर लिया था और बिहार के इतिहास के बारे में जाना था। तो चलिए इस सीरीज़ को अपनी आगे बढ़ाते हैं। हमने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद कुछ वंश थे, मौर्य वंश और ये आपके शुंग वंश, ये सब हमने जाने थे। तो आप सभी देख लीजिएगा इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक जो है, अशोक महान, आप सभी जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम, क्योंकि ये हमारे जो है जो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक महान से। तो देख लेते हैं जो अशोक महान जो उनका जो कार्यकाल था वो 272 से 232 ईसा पूर्व था। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग विजय किया। अब कलिंग विजय से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। तो राज्य आगे देख लेते हैं। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए और ये गए कर लीजिएगा और उसे कर मुक्त घोषित किया। किसको? लुम्बिनी को। तो तब भाग कर 1/8 कर दिया। आगे देख लेते कुछ पॉइंट। अशोक के अभिलेख, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अशोक के अभिलेखों में शहनाजगढ़ी और एवं मान सेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं, मतलब खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला एवं लगमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरामेइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण हैं। आगे देख लेते हैं अशोक। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघुशिला और लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं ये उड़ीसा के पुरी जिला में है। इसके अलावा अशोक के लघु स्तंभलेख, यहाँ पे देखिए ये सभी गिवन है आपको। मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वही कराऊंगी। अशोक के लघु स्तंभलेख है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे, देखिए सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है, रुमिंदेई नेपाल के तराई में है। ये स्थान दिए गए हैं जो अशोक के महत्वपूर्ण स्तंभलेख हैं उनके। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है और निगली सागर नेपाल के तराई में है। तो ये पूछा जा सकता है कि सांची जो है आपका वह कहाँ पे है, ये सारनाथ कहाँ पे है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो अशोक के गुहा लेख हैं ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ये लिपि है ये किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो अगर आपसे पूछे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली तोपरा, ये स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। तो ये मध्य युगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ, ये स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। लोरिया अर्राज तथा लोरिया नंदनगढ़, ये स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। इसके अलावा देखिए सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे: पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रौत सेना और नौसेना।
तो ये इनके बारे में दिया गया है। आगे देखिए, प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभक्त किया था। तो यहाँ पे देखिए प्रांत हैं, 4 प्रांत और उनकी राजधानी। प्राची, पाटलिपुत्र, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, श्रवणगिरी, अवंतीराष्ट्र, उज्जैनी और कलिंग तोसली। तो ये इनके 4 जो आपके प्रांत थे और उनकी राजधानी। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितने प्रांतों में विभक्त किया था, तो 4 प्रांतों में विभक्त किया था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे शुंग वंश के बारे में दिया है और उसके बाद कण्व वंश के बारे में दिया है। तो इनके लिए तो आप मोस्टली बस यही याद रखेगा कि फर्स्ट जो इनके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। कुषाण के बारे में पढ़ लीजिए। कुषाण जो है पूछे जाते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित करके आशुघोष को अपने साथ ले गया और कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छवियों का शासन रहा। आगे देख लेते हैं गुप्त वंश। अच्छा, गुप्त वंश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मौर्य वंश है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो इनका समय था, तो और काफ़ी कुछ इन्होंने किया भी, मतलब आपका जो राजनीतिक व्यवस्था से लेके अनेक चीज़ें। देखिए गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विल्सन स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। तो इनके संस्थापक गुप्त वंश के अगर आपसे पूछे तो श्रीगुप्त थे, जिसकी उपाधि महाराज थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। तो आगे देख, चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजधिराज की उपाधि ली। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक वर्ष 319 ईस्वी से गुप्त संवत शुरू किया। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में शामिल था। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इन्हें। और किसने कहा था? इतिहासकार स्मिथ ने कहा था इनको। ये इनकी उपाधियां हैं। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता और आदि उपाधियां प्रदान की गई। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं को इन्होंने क्या किया? विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। इसके अलावा देख लेते हैं अशोक के स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि हरिसेन ने लिखा। रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिए। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि नामों आदि उपाधियों के नाम से जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। ऐसे ये देख लीजिएगा आप। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में दिया गया है। नालंदा के बारे में पढ़ लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। अब मैं आपको ये जितने भी हमने वंश पढ़े हैं अब तक, तो इससे रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट MCQ करा दूंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने जो ये सब्जेक्टिव जितना पढ़ा है इससे हमने कितना गेन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ इन सभी वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपको क्या करा दूंगी, MCQ क्वेश्चन कवर कर लेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अभी के लिए इतना ही। और अगर आप अभी ये कंफ्यूज है आपको कि हमें कौन से पॉइंट पढ़ने चाहिए हिस्ट्री में, GK GS में या रीजनिंग में, तो मैंने आज एक वीडियो डाली है जो आपके IAS हैं बिहार में, डॉक्टर रंजीत सिंह। तो उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उस वीडियो में कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। इसके अलावा आपको रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, GK GS, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है और कितना पढ़ना है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ये पता चले कि हमें कहाँ से कैसे पढ़ना है। बाकी आपकी लैंग्वेज में आपको 100 मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है, जिसमें 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी और बाकी 75 क्वेश्चन्स आपके हिंदी या आपकी उर्दू या जो अदर जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से होंगे। तो उसमें से आपको 30% लेके आने हैं, मतलब वो क्वालिफाई टाइप है, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको।
तो लैंग्वेज का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश तो लैंग्वेज नॉर्मली आप लोग पढ़ते ही हैं, तो वो तो हो ही जाएगी कवर। मेन चीज़ें हमारी जीके जीएस और ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, जनरल साइंस, ये कवर होना, तो इस पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसी से ही हमें जो है मेरिट में नंबर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको टॉपिक पता चलेंगे कि हमें कहाँ से कवर करना है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।